साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी चैप्टर नंबर 4। ये NCERT 10th के लिए है। ये है साइंस और इस पर हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक का चैप्टर का नाम है। इसको हम पढ़ेंगे आज। और ये केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं लास्ट चैप्टर है, और अगर साइंस की बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं। कार्बन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये चैप्टर जो है केवल किसके बारे में दिया गया है? कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में हमको जानकारी पढ़नी है, तो कार्बन की कुछ विशेष और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो हमको जानना आवश्यक होती है, तो उसको जान लेते हैं। तो कार्बन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं। कहते हैं कि कार्बन एक अधातु है। इससे पहले वाला चैप्टर जो था जिसमें हमने धातु और अधातु पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अधातु क्या होती हैं। तो निष्कर्ष निकला था कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का द्रव्यमान क्रमांक कितना होता है? 12। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.0107 मात्रक होता है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूपर्पटी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा। भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा की कितनी मात्रा होती है कार्बन की। तो चलिए देखते हैं। लिखा है भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में, यानी कह रहा है भूपर्पटी में खनिजों, कौन कौन से खनिज? कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में, इन सभी में जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी में जो कार्बन की मात्रा होती है वो केवल होती है 0.02%। यानी कोयले कार्बन की मात्रा तो इन सभी में पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो सब में मिला करके कुल 0.02% मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस होती है जो वायुमंडल में पाते हैं। तो कह रहे हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ये प्रश्न आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस पर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। यानी कि भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं जितने हैं, इन सभी में कार्बन के यौगिक उपस्थित रहते हैं और उनके संयोग से ही ये वस्तुएं बनती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में आगे कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं, रासायनिक आबंधों के प्रकार। तो रासायनिक आबंधों के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है आयनिक आबंध और एक होता है सहसंयोजी आबंध। तो क्या होता है आयनिक आबंध, देखते हैं। बोले इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब क्या होता है? आदान प्रदान मतलब होता है लेना और देना। आवश्यकता पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन जो देते हैं और देते हैं तो फिर कुछ लेते भी हैं, उसी को बोलते हैं आयनिक आबंध। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये एक होता है क्या, एलिमेंट या फिर धातु होती है। और यहाँ पर
जो नाभिक होता है, तो आप कहेंगे नाभिक क्या होता है? मान लीजिए ये धातु या अधातु, ये कोई तत्व है और ये तत्व है, तो इसके बीच में होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इस नाभिक को भी हम कहते हैं, इस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, यानी प्लस का चार्ज होता है। और आसपास ये जो बने हुए हैं इसको बोलते हैं कक्षा। ये कक्षाएं बनी होती हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन विचरण करता है और घूमता रहता है। तो ये हमने पढ़ा किसी तत्व का किस प्रकार की संरचना होती है उसके बारे में। ये हमने चित्र भी बना रखा है कि ये नाभिक होता है, बीच में ये तत्व है और इसके बीच में नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे घूमता रहता है, यहाँ पे बैठा नहीं है, ये मत सोचिएगा आप बैठा है, ये ऐसे घूमता रहता है। ऐसे ऐसे घूमता है तो कभी यहाँ पहुंच जाएगा, कभी यहाँ पहुंच जाएगा, चलता रहता है। ऐसे ये चलता रहता है, तो यहाँ से चलना शुरू हुआ तो फिर ये इधर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। Cl यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो हम समझते हैं सोडियम जो कि एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इस सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 15। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है समझते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और विस्तार से समझेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन इस टॉपिक के बाद है। तो विन्यास कैसे होता है? इसमें होता ये है कि इसके आसपास जो आपने देखा था कि कक्षाएं बनी होती हैं, तो प्रत्येक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसकी एक लिमिट होती है, एक निश्चित मात्रा होती। तो पहले वाला जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है सोडियम का, तो इसमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक केवल 2 रह सकता है। इस वजह से हमने 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में डाल दिए, हो गया 2 हो गए। उसके बाद दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, तो हमने दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इस प्रकार से हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी यहाँ पर हैं कितने? 11 हैं, नहीं 8, 11 हैं, तो 8 2 10 हो गए, एक बाकी रहा अभी। तो इसके बाद वाली कक्षा में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस प्रकार से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये भी हम समझेंगे, लेकिन आगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक आएगा तब, अभी एक हेडिंग के बाद आ जाएगा। हमने सोडियम का पता चल गया हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे क्लोरीन यानी क्लोरीन का होता है, इसका परमाणु क्रमांक है 17, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। तो जैसा कि हमने समझा था कि पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगली कक्षा में कुछ फिर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हमने ये भी समझा कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन केवल 8 ही रह सकते हैं, तो हमने 8 दे दिया। उसके बाद ये हो गए 8 2 10, बचे 7। तो उसके बाद इसके बाद वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 7 तो आ ही सकते हैं, तो हमने 7 इसमें दे दिया। इस प्रकार से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? क्लोरीन का। और इस पर होता क्या है? होता ये है इस पर कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी बाह्यतम कक्षा में। बाह्यतम कक्षा मतलब बाहर की कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन। तत्वों की ये क्वालिटी, ये गुण होता है कि वो सभी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है स्थायी होना चाहते हैं। स्थायी होने का क्या मतलब है? जैसे इसकी पहली कक्षा में इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर स्थिर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहली कक्षा की पूर्ति के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं।
ऐसे इधर भी पहली कक्षा की पूर्ति के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इनके लिए पहली कक्षा के लिए इन दोनों का ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, पूरा है। दूसरी के लिए 8 चाहिए होते हैं, तो दोनों में 8 8 है, ये भी पूरा है। लेकिन बाह्यतम यानी सबसे बाहरी कक्षा जो है उसमें यहाँ पर इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और चाहिए कितने होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। ऐसे ही इसको 7 मिला हुआ है, इसको भी 8 चाहिए। ये तो इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती, ये चाहते हैं, ये एक वाला चाहता है कि हम भी पूरे हो जाएं, और ये क्लोरीन चाहता है कि हम भी पूरे हो जाएं। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो इसको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इसके लिए लाना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई किसी के पास अगर कम क्षमता है, बहुत अधिक क्षमता का सामान लेकर के आना है, तो मुश्किल तो होगी ही। ऐसे ही इसके पास जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन कहता है मेरे को मिल जाए तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस प्रकार ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे कहता है भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये दे देते हैं, और यहाँ पर आता है तो ये पूरा हो जाता है। तो ये दोनों मिल करके फिर NaCl बनाते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया ना, और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। भाई प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11, दोनों हो गए बराबर, तो ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया तो केवल बना था सोडियम। लेकिन अब हुआ क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर बचा केवल कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज। तो ज़्यादा कौन है, प्लस वाला, इसी वजह से सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इससे लेगा। और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, भाई प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17, दोनों बराबर थे, तो ये तत्व है न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल है तो फिर क्या हुआ, अब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने और ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, 18 हो गई। तो ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे आप कहते हैं ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इस पर भी कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी जो देता है वो दाता होता है। तो इलेक्ट्रॉन दाता है सोडियम, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। तो इस प्रकार हमने ऊपर समझा आयनिक आबंध, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो आयनिक आबंध बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। बोले कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता है। अगर कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता तो कैसा आबंध बनाएगा, या क्या स्थिति होगी, तो देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी समझा था, अभी आगे और विस्तार से समझेंगे। क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो इसको समझते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हमने जाना कि कार्बन को अपना आयनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या फिर छोड़ने पड़ेंगे। तो कह रहा है जो कि दोनों ही संभव नहीं है, इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। अब आप कहेंगे संभव क्यों नहीं, कार्बन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये 4 कार्बन अपने छोड़ दे, और ना ही ये लेना चाहता है ना छोड़ना चाहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 4, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बराबर पे है। तो ये सोच, ये ना ही देना चाहता है, पहले लेना चाहता है, तो जो देगा वो भी नहीं देता इसको। इसके पास इतनी क्षमता नहीं कि 4 कार्बन और ले आए या अपने 4 कार्बन का त्याग कर दे। इस वजह से ये आयनिक आबंध नहीं बनाता, और अगर ये आयनिक आबंध नहीं बनाएगा तो कोई नया आबंध बनाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा आबंध बनाएगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता एवं बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सभी चीज़ें अब हम समझेंगे। इसमें हम क्या क्या समझ लेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ लेंगे, संयोजकता भी समझ लेंगे, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसकी संख्या को ज्ञात करना भी समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर तत्वों को पहचानेंगे। तत्व क्या होते हैं, जैसे H से हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके तत्व होते हैं।
सभी तत्वों का एक अपना परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे सब का परमाणु क्रमांक होता है। ये हमको लर्न करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इसमें हमको ये याद रखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाली में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप इस लिमिट को याद रखेंगे कि पहले में 2 से अधिक नहीं हो सकता, 8 से अधिक नहीं हो सकता, 8 से अधिक नहीं हो सकता, 2 से अधिक नहीं हो सकता, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लेंगे। तो कम से कम 20 तत्वों के तो कर ही लेंगे, और अगर आप अभी इतना कर लें तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो हमने समझा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था हमको। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहेंगे 2 आ सकते हैं। हमने पढ़ा था कि पहली में 2 आ सकते हैं। आप कहेंगे 2 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास तो केवल 1 ही है, तो ये 1 दे देगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद हीलियम पे परमाणु क्रमांक 2 होता है, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी 2 आ सकते हैं, तो इसने 2 दे दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 दे दिया, लेकिन यहाँ पर हैं कितने? 3, तो 1 बचा हुआ है, तो हमने 2 लिखा, और अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अगली वाली कक्षा में 8 आ सकते थे, तो 1 ही हमने दिया। इस प्रकार से हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद बेरिलियम का देखेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 थे, 2 बचे, 2 अन्य कक्षा में हमने दे दिया। बोरान का देखा। बोरान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर इसके आगे वाली कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5 थे, 2 दे दिया, 3 बचे थे, 3 और दे दिए। इस प्रकार से बोरान का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 2 8 8 2 से कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हमने ये समझ लिया। अब इसके बाद अब हम ये समझेंगे संयोजकता क्या होती है। क्या होती है संयोजकता, कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। संयोजकता निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है किसी तत्व का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने करना सीखा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आप संयोजकता ज्ञात करनी है। संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसकी पहली कक्षा 2, फिर इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये बाह्यतम कक्षा होती है। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात की मालूम जानकारी होनी चाहिए, तो हम संयोजकता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उसकी संयोजकता भी 1 होती है। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो तो संयोजकता 2 होगी। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो तो संयोजकता 3 होगी, और 4 हो तो 4 होगी, और अगर 4 से अधिक हो तो फिर 8 माइनस एक्स कर देंगे, यानी 8 में से उस संख्या को घटा देंगे, जो आएगा वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो देखते हैं हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 1 हो गई। उसके बाद हीलियम पे देखते हैं। हीलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0। बट तो आप कहेंगे अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही संयोजकता होनी चाहिए, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से हीलियम मात्र एक अपवाद है कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती? 0 या फिर 0 होती। अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी कक्षाओं में ये नियम हमारा फॉलो होगा कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे लिथियम के, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 होगी। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 होगी। और यहाँ पर देखेंगे कि बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तक तो 1 2 3 4 हो जाता है, लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं
तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम 8 माइनस एक्स करेंगे, यानी 8 में से 5 घटा देंगे, तो 8 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से हम संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं, और हमने करीब करीब 20 तत्वों की संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया हुआ है। तो देखते हैं कैल्शियम का, सबसे लास्ट में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 2 दिए, फिर दूसरी में 8, फिर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो 8 और दिए। उसके बाद फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप सबको जोड़ सकते हैं, 8 2 10, 8 18, 2 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। इसकी अगर हमको संयोजकता ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर 2 है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी 2 ही होगी, है ना। उसके बाद आगे पोटेशियम का 2881 हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1, चूंकि बाह्यतम कक्षा में 1 एक इलेक्ट्रॉन था तो एक ही संयोजकता हो जाएगी। आर्गन का देखेंगे तो 2 8 8 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 4 से अधिक है, तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0। तो ये हमारी क्या थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारणी थी। इसमें हमने संयोजकता समझा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करते हैं ये भी समझा। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संयोजकता, उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात की जानकारी समझी, और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या टॉपिक है हमारा, C2H6 जिसको कहते हैं एथेन। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं लिखा है हमारा C2H6 एथेन। C2 माने कार्बन कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन इनके साथ कितने होंगे 6 हाइड्रोजन होंगे। चूंकि इसमें कार्बन 2 हैं तो हमने कितने कार्बन लिए 2 कार्बन लिए, एक कार्बन हमने यहाँ पर लिया और एक कार्बन हमने ये लिया। इस प्रकार से हमने 2 कार्बन ले लिए, और H6 यानी हाइड्रोजन हमको 6 लेने थे, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हमने ले लिए। उसके बाद अब हमको देखना है कि अब करना क्या है। तो हम सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप बोलेंगे 2 आ गए, और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो 4 आ गए, यानी कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऐसे ही हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक, पता क्या चलता है कार्बन की बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। इसका मतलब ये है कि कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। तो ये कार्बन है हमारा, कार्बन के आसपास हम 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ये रखा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रखा, 2 हो गए कि ये 3 और 1 ये 4। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी हम 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस के चिन्ह से। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ बिंदु से प्रदर्शित किया है। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन ये रखा है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, आपको दिख रहा होगा छोटा सा बिंदु है हमारा बना हुआ है यहाँ पर, ये का हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है।
ऐसे ही इस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाला किसका है? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तीनों हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का है, ये इस हाइड्रोजन का है, और बाकी इस कार्बन के हो गए। समझे आप? तो चलिए फिर क्या होता है, कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 4 तो उसके पास पहले से हैं, 4 इसको और चाहिए थे। इस कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने क्या किया कि 4 तो इसके खुद के हैं, 1 2 3 और एक ये 4 और चाहिए थे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो इसने सभी हाइड्रोजन से कहा कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, किससे ले लिया, तो ये ले लिए कुल 3, और 4 इसके पास पहले से थे, तो इसके पास हो गए 7। पर अभी इसको एक और चाहिए, 8वां इलेक्ट्रॉन भी। तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेता है, ये वाला। तो इसी वजह से ये जो आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये इसी वजह से बनाया गया है कि इस कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है। 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक ये और एक ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। और अभी इस कार्बन का भी अष्टक हमको पूरा करना है। ऐसे ही क्रिया इस कार्बन ने करी, इसने भी कहा कि हमारे पास 4 हैं, 4 और मिल जाएं तो हमारा भी अष्टक पूरा हो जाए, हम भी स्थायी हो जाए। तो इसने भी इस हाइड्रोजन से एक लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया, और इसने कहा इससे कि हमने आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, आप भी हमको एक इलेक्ट्रॉन दो। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस प्रकार से ये सर्कल हमने बनाया हुआ है। ये कार्बन भी ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया। लेकिन अभी तो ये संरचना भी आप देख रहे होंगे कि इस कार्बन वाले ने तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीनों हाइड्रोजन से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसे ही इस कार्बन ने भी अपने आसपास के तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन तो अब हाइड्रोजन भी इससे कहता है कि आपने तो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी आप स्थायी हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन आप हमको भी दो तो हमारा भी अष्टक पूरा हो जाए। तो इन्होंने इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन का, तो ये कार्बन ने कहा ले लो, तो ये हाइड्रोजन ने एक अपना वो लिया क्या इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बन का लिया। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। और ये पहली ही कक्षा है, और पहली कक्षा को पूरा होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, तो एक है, एक और चाहिए था, तो एक इस वाले हाइड्रोजन ने इस कार्बन का एक ले लिया, इस हाइड्रोजन ने एक अपना और एक इस कार्बन का ले लिया। इस हाइड्रोजन ने भी यही क्रिया करी, ये तो इस हाइड्रोजन का ही और ये वाला इस कार्बन का ले लिया। इस प्रकार से हाइड्रोजनों ने भी अपने अष्टक को पूरा कर लिया। आप जो ये चित्र देख पा रहे हैं, ये बनाया गया है सर्कल, इसको भी बनाना पड़ता है, तो ये बन गया, देखिए। ऐसे ही इस तरफ वाले हाइड्रोजन ने भी एक कार्बन इनका खुद का था, हाइड्रोजन का एक कार्बन का था, तो इस प्रकार से इन्होंने इधर भी ले लिया, ये वाले हाइड्रोजन ने भी ले लिया, और इन्होंने भी अपना अष्टक क्या किया, कंप्लीट कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और स्थायी बन गए। इसी चित्र को तो आप इस तरह से बना सकते हैं, C2H6 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है ये। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे? तो बोले कार्बन 2 थे, तो हमने 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन ले लिए, दोनों कार्बन के पास कुल हाइड्रोजन 6 थे, तो 3 इसके पास आए, 3 इसके पास आए और 3 इसके पास आए। हाइड्रोजन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हाइड्रोजन की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आसपास, एक ये, 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4 हो गए। तो अब इस वाले कार्बन ने भी यही क्रिया करी, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने भी एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया और एक ये लिया। ये फिर हाइड्रोजन भाई साहब जो 3 जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन ने एक लिया इधर, और एक हाइड्रोजन का इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ और एक इधर हुआ।
एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये बंध बना दिया गया। क्या बन गया? बंध। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का हुआ, एक इस हाइड्रोजन का हुआ, दोनों को मिला दिया गया, तो ये फिर से क्या बन गया? बंध। ऐसे ये भी बंध बन गया, इसको बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया, यानी एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती। ये कार्बन के पास हम क्या देख रहे हैं? इधर भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, इधर भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन भी मिल गए और एक यहाँ पर भी एक बंध बन गया। इस प्रकार से भी C2H6 यानी एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाई जा सकती है। आप जो चाहें दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं C2H4 यानी एथीन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। हम देख पा रहे हैं इसमें कार्बन कितने? 2 हैं, तो हमने कार्बन एक इधर लिया, एक कार्बन इधर लिया। और हाइड्रोजन 4 थे, तो 2 हाइड्रोजन हमने इस कार्बन के पास ले लिए और 2 हाइड्रोजन हमने इस कार्बन के पास ले लिए। कार्बन की 72 कक्षा में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कार्बन का, तो कार्बन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, एक इधर रख दिए और एक इधर रख दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इस कार्बन के साथ किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, 2 बचे, एक इधर और एक इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। अब हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन है, तो 2 इधर जुड़े हुए, 2 इधर रख दिए थे हमने, 2 इधर रख दिए थे। और हाइड्रोजन की 72 कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये, इसका ये और इसका ये। चारों हाइड्रोजनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये सभी अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक मतलब होता है सब स्थायी होना चाहते हैं। तो ये स्थायी स्टेबल होने के लिए कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास पहले से कितने? 2 और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 4 और चाहिए। तो इसने कहा इनसे दोनों से कि अपना अपना एक एक दे दो। तो इन्होंने कहा ले लो भैया। तो इन्होंने 4 इनके पास थे, एक इधर मिला 5, एक इधर मिला 6 हो गए इधर। तो अभी भी 2 कम पड़ रहा है, इसको 8 चाहिए पूरे होने के लिए। चूंकि ये द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस कार्बन पास। 2 और चाहिए था, तो ये आ गया इस कार्बन पास। इससे बोला आप हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इस कार्बन ने भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस प्रकार से ये वाली संरचना जो है बनी। तो ये संरचना इस कार्बन के लिए बनी और इस कार्बन ने अपना स्थायित्व बना लिया, यानी स्थायी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पा करके। अब ये कार्बन भी चाहता है कि हम भी स्थायी हो जाएं, तो इसने भी दोनों हाइड्रोजनों से एक एक ले लिया, 4 इसके पास थे तो 6 हो गए। 6 के बाद इस कार्बन पास बोला कि हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसने कहा ले लो। तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस प्रकार से इसने अपना अष्टक क्या किया? पूरा कर लिया। तो दोनों कार्बन स्थायी हो गए। तो दोनों कार्बन तो स्थायी हो गए। अब ये हाइड्रोजन जो इनके पास लगे हो, ये भी कहते हैं हमको भी तो कुछ मिले, हम आपका ऑक्टेट पूरा करवाए। तो इन्होंने कहा चलो आप भी पूरा कर लो। तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इससे ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका भी स्थायित्व बन गया, ये भी स्थायी हो गया। ऐसे ही ये हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर लिया, स्थायी हो गया। इस हाइड्रोजन पास 1 था, एक लिया, ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। ये हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक और ले लिया, कैसा हो गया? स्थायी हो गया। इसी चित्र को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये किसकी बिंदु संरचना? एथीन की है। कार्बन 2 थे, तो हमने दोनों कार्बन ले लिए। इलेक्ट्रॉन कार्बन के आसपास 4 हैं 72 कक्षा में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। कहाँ? एक ये बना, एक ये बना, 2, एक ये 3 बना, एक ये बना, तो कितने हो गए? 4। ऐसे हाइड्रोजन हमने दूर रखे, हाइड्रोजन पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर रख दिया हाइड्रोजन का, एक इधर हाइड्रोजन का।
इधर 2 रख दिए थे इस कार्बन, ऐसे ही इस कार्बन के साथ हमने किया। अब हम क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक दूसरे को देख रहे तो इन्होंने बना लिया बंधन बना लिया, बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग कर ली एक दूसरे से, तो ये देखो बॉन्ड बन गया, बंध गए। ऐसे ही इसने भी बनाया, और इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन से बनाया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन से बनाया, तो इनके बीच में भी बंधन बन गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इस प्रकार से ये सभी बॉन्ड बन गए और ये इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बन गई। आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं और चाहें तो इस प्रकार से, दोनों ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचनाएं हैं। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक आबंधों के प्रकार, तो हमने पढ़ लिया है आयनिक आबंध। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध। तो क्या होते हैं सहसंयोजी आबंध? दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं और इनका नाम है एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, या फिर तीसरा नाम है त्रिसहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध में हमको बताया गया कि 2 परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, साझा करते हैं, यानी पार्टनरशिप करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है सहसंयोजी आबंध। तो हम एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसा कि हमको ये दिख रहा है, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के बाद हमको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, स्थायी होना चाहेगा। तो ऑक्सीजन अब स्थायी होने के लिए इसको दूसरे वाले कक्षक में, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 6, दूसरे में आ सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्थायी होने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार से स्थायी है, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, O2 जो कि एक ऑक्सीजन गैस है, तो वो एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। कैसे, देखते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन एक ये है, एक ऑक्सीजन हमारा ये है। इसके बाहरी कोश में या बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पता चला। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास भ्रमण कर रहे हैं, सब 6 हैं। तो हमने मान लिया 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या करता है, 6 तो इसके पास हैं, इस ऑक्सीजन से कहता है कि 2 आप हमको दे दो। ये ऑक्सीजन बोलता है ठीक है, ले लीजिए। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिए, तभी ये संरचना हमने ऐसे बना के दिखाई कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले करके और 6 अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, स्थायी हो गया। ऐसे ही ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 चाहिए, तो इसने कहा 2 आप हमको दे दो। इन्होंने कहा चलो ले लो। इन्होंने इनसे इलेक्ट्रॉन लिया और ऐसे करके हमने बंद बनाया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। तो इसमें हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इस ऑक्सीजन को थी, तो इसने इस ऑक्सीजन से ले ली। इस ऑक्सीजन को थी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस प्रकार इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली। तो इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी 2 परमाणु करें, तो उनके बीच जो रासायनिक आबंध बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सहसंयोजी आबंध के प्रकार। तो हमारा सहसंयोजी आबंध का पहला प्रकार है एकल सहसंयोजी आबंध। क्या होता है, जब 2 परमाणु एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं, तो उस आबंध को हम क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कहा कि 2 परमाणु हैं, एक दूसरे से अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो सहसंयोजी होगा। लेकिन अगर वे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, एक जोड़ी में कितनी वस्तु होती है, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, तो फिर
उसको हम बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। यानी कि दोनों परमाणु जैसे दो होंगे, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, दोनों एक एक ले लेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। कह रहा है H2 में, H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। H2 में दो H या दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। कैसे? जब हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो कि 1 है, इसका हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसके पास केवल एक ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, एक H ये है, एक H ये है। अब इसने क्या किया? H का एक इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इनके पास ये है और एक इनको इससे मांग लेते हैं, कहते हैं एक हमको दे दो, इन्होंने बोला ले लो। तो इनसे जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसे करके हमने बंध बनाया। तो इसका बंध बनने में, इसको स्थायी होने में एक इलेक्ट्रॉन इनका लगा, एक इसका लगा, दो को लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगे। 2 इलेक्ट्रॉन लगे मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लगे। और जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसको हम एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ऐसे ही इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इनका लिया और एक अपना लिया और एक सहसंयोजी आबंध बनाया। और कितने जोड़ी लगे? केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लगे इनकी साझेदारी होने में, इस वजह से इसको एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसको आप इस तरह से न बना करके, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल गए, दोनों ने आपस में बंध बना लिया, एकल सहसंयोजी आबंध बन गया। दोनों में से आप कुछ भी कोई भी चित्र बना सकते हैं। अब देखते हैं द्विसहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो जब दो परमाणु के दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो द्विसहसंयोजी आबंध होते हैं। एकल सहसंयोजी में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती थी और द्विसहसंयोजी आबंध में दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती। कैसे होती देखते हैं। हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ली। ऑक्सीजन गैस में कितने? 2 परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। क्यों? क्योंकि हमको मालूम करना है कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको मिले ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मिले तो इस ऑक्सीजन के आसपास, इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को स्थायी होने के लिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है दूसरी कक्षा। तो 6 तो है इसके पास, 2 चाहिए थे, 2 इसने इस ऑक्सीजन से ले लिए और इस प्रकार से हमने इसका आबंध बना दिया। 6 इसके हो गए और ये 2 इसके भी इसने ले लिए, तो ये आबंध बना लिया। ऐसे इस ऑक्सीजन ने भी किया, 2 इसके ले लिए, 6 इसके हो गए, 8 हो गए इसके पास, तो ये भी स्थायी हो गया। और इसमें आप देख पा रहे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितने जोड़ी हो गए? 2 जोड़ी हो गए भाई। 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई ना, 2 इसके 2 इसके, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई मतलब 2 जोड़ी। तो जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसी को हम कहते हैं द्विसहसंयोजी आबंध। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्या होता है त्रिसहसंयोजी आबंध। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो जो आबंध बनता है उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो हमने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 परमाणु लिए। नाइट्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आए। इस प्रकार ये नाइट्रोजन लिया, 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ रखे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के साथ किया, 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, एक इधर और एक इधर। अब 5 है बाह्यतम कक्षा में, 8 चाहिए, तो कितने चाहिए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिए और इसने भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इस प्रकार से 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो हम कह सकते हैं कि त्रिसहसंयोजी आबंध बन गया, है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं?
ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक का मतलब होता है जब चीज़ उबलने लगे, गलनांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, जब कोई चीज़ फ्रीज होने लगे, जमने लगे। तो जमने के लिए भी कह रहा अगर कम होता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इसको क्वथनांक तक पहुँचाने के लिए भी हमको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि गलनांक क्वथनांक कम होता है तो आसानी से हो सकता है। ये आमतौर पर पानी में नहीं घुलते। क्या? सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये पानी में आमतौर पर नहीं घुलते हैं। ये विद्युत के कुचालक होती हैं। विद्युत के कुचालक का मतलब है सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली का प्रवाह नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अब अपर रूप क्या होता है। अपर रूप एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हों, अपर रूप कहलाते हैं। कह रहा कोई एक ही तत्व है और उसके भिन्न भिन्न कई रूप हैं, उनके रासायनिक गुण तो समान हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हों तो क्या होता है? अपर रूप कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो चलिए अब समझते हैं हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या होता है। जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, यानी कार्बन का ही बदला हुआ रूप है। तो क्या होते हैं हीरा ग्रेफाइट में अंतर क्या होता है? हीरा कैसा होता है? हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट होता है कोमल। ऐसे ही हीरा की संरचना की बात करी जाए तो हीरे की संरचना त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है, और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय संरचना होती है। इसी प्रकार हीरा का गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी इसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कम ताप तक ले जाना पड़ेगा। और गलनांक इसमें ग्रेफाइट में हीरे से कम होता है, यानी ग्रेफाइट का गलनांक जो होता है वो हीरे से बहुत कम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है, इसका मतलब है कि हीरे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी ग्रेफाइट में विद्युत आसानी से चलेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हीरा पारदर्शी होता है, यानी हीरा के एक साइड से दूसरी तरफ देखा जा सकता है, और ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है, यानी इसको एक साइड से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट के बीच का अंतर हमने देखा। अब कार्बन का तीसरा अपर रूप है जिसको कहते हैं फुलरीन, उसके बारे में समझ लेते हैं। फुलरीन क्या होता है? कार्बन का अपर रूप है, बिल्कुल कार्बन का तो अपर रूप है ही है फुलरीन। यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? कह रहा है यह गोलाकार अणुओं के रूप में, इसका मतलब ये होता है कि जो फुलरीन होता है वो आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल के तरीके से कुछ होती, उसी के आकार की बनी होती, तो उस पर 60 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तो उस पर कह रहे हैं जो कार्बन परमाणु कितने उस पर लगे होते हैं फुलरीन बनने में? तो करीब करीब 60 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। देखो लिखा भी आगे कि फुटबॉल जैसे गोल होते हैं। क्या? फुलरीन फुटबॉल जैसा गोल होता है। आगे लिखता है खोज करता है, यानी खोज किसने करी थी फुलरीन की? तो फुलरीन की खोज करी थी अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फूल। इन्होंने ही फुलरीन की खोज करी थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था फुलरीन। इनका नाम भी था बकमिंस्टर फूल, इसी वजह से इसका नाम भी रख दिया गया फुलरीन। ये ना अधिक कठोर होता है और ना अधिक मुलायम। क्या? फुलरीन ना तो अधिक कठोर होगा और ना ही अधिक मुलायम। तो अगला एक पॉइंट और होता है, क्या होता है? इसके एक अणु में कार्बन परमाणु के 20 षटभुज तथा 20 पंचभुज होते हैं। षटभुज का चित्र आप जानते होंगे, उसमें 6 भुजाओं से मिलकर के एक चित्र बनता है, उसको बोलते हैं षटभुज। और 5 भुजाओं से मिलकर के वैसा ही चित्र जो बनता है उसको बोलते हैं पंचभुज। तो 20 षटभुज 20 पंचभुज ये कैसे होते हैं? तो बताया कि जैसे कि ये उसके तरह का होता है फुटबॉल के तरीके का। तो फुटबॉल एक गोल आकार की गेंद होती है, उसी में ऐसे चित्र टाइप के जैसे आपने देखे होंगे किसी किसी फुटबॉल में बने रहते हैं पंचभुज षटभुज।
चतुर्भुज, तो फुलरीन में 20 षटभुज और 20 पंचभुज होते हैं। तो अब हम देखेंगे फुलरीन का उपयोग क्या होता है। फुलरीन का उपयोग ये अर्धचालक होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन आदि। कह रहा है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम होती है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि फुलरीन का उपयोग ये है कि ये अर्धचालक होता है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक, उन दोनों के बीच में होता है अर्धचालक। सुचालक में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बहती है और कुचालक में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं बहती। अर्धचालक में कुछ बहती है, कभी रुक जाती है, कभी कम बहती है, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है, उसी बात की ये परिभाषित किया गया, वही परिभाषा लिखी। क्या होता है अर्धचालक में, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, कम एवं अचालकों से अधिक होती है। तो कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आधी बहती है, यानी कुछ हद तक बहती है। न तो इसको हम सुचालक कह सकते हैं, न अचालक कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि फुलरीन कैसा हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है। उदाहरण है सिलिकॉन। और फुलरीन का अगला गुण होता है ये अतिचालक होता है। अतिचालक क्या होते हैं, इसमें निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का पावर कम भी है तो बिना किसी प्रतिरोध के इसमें इलेक्ट्रिसिटी निम्न ताप पर यानी आसानी से बहती रहती है। अर्धचालक है चूंकि, तो कम कम तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, पूरी पूरी नहीं चलती, लेकिन अगर कम ताप है तो भी चलती रहती, रुकती नहीं है। स्नेहक क्या होता है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं और फुलरीन स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और फुलरीन का अगला उपयोग क्या होता है, स्नेहक तो हमने पढ़ लिया, उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यानी उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी क्रिया को आगे बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहते हैं, या स्पीड ला देता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। इन सभी के रूप में किया जा सकेगा, यानी कि अभी तक फुलरीन का उपयोग इन सभी में किया नहीं गया, लेकिन कह रहे किया जा सकेगा भविष्य में, इस पर खोज चल रही है अभी। इन सभी के रूप में किया जा सकेगा, इसी वजह से इसमें भविष्य काल लगा हुआ है। इसका प्रयोग हम करते किसमें हैं, इस समय एड्स फैलाने वाले विषाणु के रोकथाम के रूप में किया जाता है। एड्स एक बीमारी होती है, तो उसके विषाणु न फैलें, उसके रुकावट, उसमें वो रुका रहे, यानी एड्स न फैले लोगों में, तो उसके रोकथाम के लिए हम फुलरीन का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम समावयवता क्या होता है। ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को समावयवता कहते हैं। क्या अणुसूत्र एक जैसा हो और संरचना अलग अलग बनी हो तो उसको समावयवता कहते हैं। जैसे C4H10 की एक संरचना हम देख रहे हैं, ये बनी हुई है, ऐसे ही C4H10 की एक संरचना ये बनी हुई है। दोनों संरचनाओं का जो अणुसूत्र है वो एक जैसा है, C4H10, लेकिन इनका जो लेकिन इनकी जो संरचना बनी हुई है ये अलग अलग बनी हुई है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि समावयवता का गुण रखता है। 4 कार्बन थे, 4 कार्बन इसमें भी हैं, और H कितने थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 हो गए। ऐसे ही 4 कार्बन इसमें है, एक ये जुड़ा हुआ है और 10 हाइड्रोजन इसमें है। तो इस प्रकार से C4H10 की संरचना दोनों प्रकार से बनाई जा सकती है और फार्मूला इनका एक ही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावयवता का उदाहरण है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कह रहे ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का प्रयोग किया गया हो वे हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकारों में एक प्रकार आता है जिसको कहते हैं एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार एक होता है जिसको कहते हैं एल्केन। एल्केन में जो कार्बन आते हैं तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में 2 भाग होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। इनके
इनका फार्मूला होता है एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन के जो दो कार्बन होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन के कार्बन्स के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन था इसका फार्मूला ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो अब हमको पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन में जो कार्बन उपयोग किए जाते हैं वो कार्बन्स के बीच में कितने का बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है केवल। ये फार्मूला है एल्केन का। जैसे कि इसी फार्मूले पर हम n बराबर 1 रखने पर यानी n के स्थान पर 1 रख करके देखते हैं क्या होता है। n के स्थान पर जब हम 1 रखे तो Cn था तो C1 हो गया, H था तो H हो गया, 2 की जगह पे 2 आ गया, 2 और n के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गया, फिर आ गया 1 और उसके बाद फिर प्लस लगा है तो ये प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस। जैसे कि ये क्या है? +2 लिखा है तो हमने भी क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। इस प्रकार से इसका फिर हमने हल किया तो क्या बन गया? C1 और H2 प्लस ये वाला 2 आ गया। ये 2 कैसे आया? 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 आ गया। फिर C1 हो गया, फिर H 2 और 2 4 तो बन गया C1H4। यानी हम इसको कह सकते हैं CH4। चूंकि एक कार्बन है तो यहाँ एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बन गया CH4। अब हमको इसका करना है नाम, इसका नाम लिखना है। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे नामकरण इसका करते हैं? इसका नामकरण करने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कुछ इस प्रकार की। जब कार्बन हमारे पास 1 होता है तो उसको कहते हैं मेथ, जब कार्बन हमारे पास 2 होता है उसको कहते हैं एथ, 3 होने पर प्रोप कहते हैं, 4 होने पर ब्यूट कहते हैं, 5 होने पर पेंट कहते हैं, 6 होने पर हेक्स कहते हैं और 7 होने पर हेप्ट कहते हैं, 8 होने पर ऑक्ट कहते हैं, 9 होने पर नॉन कहते हैं, 10 होने पर डेक कहते हैं। जब कार्बन 10 होंगे तो क्या कहेंगे? उसको डेक। तो इसको हम लर्न कर लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से 10 को जब हम याद कर लेंगे तो हमको आसानी रहेगी। जैसा कि हमने देखा कि जब कार्बन 1 होता है तो हम उसको कहते हैं मेथ, तो इसको हमने समझ लिया कि इसको मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथ। उसके बाद ये फार्मूला किसका था? एल्केन का। तो बाद में एल्क और क्या जुड़ रहा? एन। ऐसे ही एक कार्बन है तो क्या हो गया? मेथ। और इस पर एल्केन का फार्मूला है तो जुड़ जाएगा एन, तो हो गया मेथ प्लस एन बराबर मेथेन नाम हो गया इसका। ऐसे ही अगले देखते हैं और n बराबर 2 रख करके हम देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने n बराबर 2 रखा तो क्या हो गया? CnH2n+2 था एल्केन का फार्मूला। तो Cn था तो Cn की जगह पे क्या हो गया? 2। H2 था तो H2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर n था तो n की जगह पे 2 हो गया, प्लस था तो प्लस आया, 2 था तो 2 हो गया। अब ये क्या हो गया? C2 हो गया और H 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 तो H4 हो गया, प्लस 2 ये है तो 2 हो गया। तो ये इधर आ गया C2, H में 4 और 2 जोड़ दिया तो 6 हो गए, तो C2H6 हो गया। इसमें हमको कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2। और हमने पढ़ा है कि जब एक कार्बन होता है तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो कहते हैं एथ। तो ये C2 होने की वजह से हो गया एथ। और फिर उसके बाद ये फार्मूला किसका है? एल्केन का। बाद में क्या आ रहा? एन। तो एथ प्लस एन बराबर हो गया एथेन। इस प्रकार से C2H6 का नाम क्या हो गया? एथेन। ये भी फार्मूला किसका है? एल्केन का ही एक रूप है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें हमने उदाहरण देखे n की जगह पर 1 रख के और n की जगह पर 2 रख के। ऐसे करके आप उसमें और भी 1 2 3 4 5 रख करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अगला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार है एल्कीन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n। एल्केन का फार्मूला होता था CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ओके। इस और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन एल्कीन में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम 2 ही रखते हैं, है ना, 2 से शुरू करते हैं, 1 से नहीं। तो एल्कीन में कार्बन की जगह कार्बन में n बराबर 2 ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? n बराबर 2। यहाँ पर जो C लिखा है यहाँ पे n होना चाहिए। n बराबर 2 रखने पर ये क्या है? n।
n बराबर 2 रखने पर क्या होगा, CnH2n फार्मूला था, n की जगह पे 2 हो गया तो C2 हो गया, और ये 2 और ये वाला 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया H4, C2H4 फार्मूला बन गया। कार्बन कितने हैं, दो कार्बन होने पर हम क्या पढ़ते हैं, एथ, ये हो गया एथ। फार्मूला किसका है, एल्कीन का है तो बाद में क्या जोड़ेंगे, ईन, एथ प्लस ईन दोनों मिलाकर के हो गया एथीन, यानी C2H4 का नाम हो गया एथीन। इसी प्रकार C बराबर हम 3 रखते हैं तो बनता है फार्मूला C3H6। इसी फार्मूले पे रखा है, आप चाहें तो रख करके हल करके देख सकते हैं। जब कार्बन 3 है यहाँ पर हमारे पास, जब कार्बन 3 होते हैं तो क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, यानी क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन होने पर प्रोप होता है। ये फार्मूला किसका है, एल्कीन के फार्मूले पे हमने रखा है तो ईन जोड़ देंगे, प्रोपीन, इस प्रकार से इसका नाम हो गया प्रोपीन। C बराबर जब हमने 4 रखा तो हमने पाया C4H8 आया, और 4 कार्बन होने पर हम उसको कहते हैं ब्यूट, मेथड प्रोब्यूट, ये हो गया ब्यूट, और फार्मूला किसका, एल्कीन का, तो ईन जोड़ देंगे तो ब्यूट में ईन जोड़ा, बन गया ब्यूटीन। इस प्रकार से ये था हमारा एल्कीन। और आगे देखेंगे और हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगला जो एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं एल्काइन, उसके बारे में समझेंगे। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। कार्बन और एल्काइन में भी केवल एल्केन में हम n की जगह पर 1 रख के चेक कर सकते हैं, बाकी एल्कीन और एल्काइन दोनों में n की जगह पर हम 2 ही रख करके देखेंगे। यहाँ पर n लिखा होना चाहिए, n, तो n बराबर 2 रखने पर क्या होता है, C2 आ जाएगा, H4 हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई, -2 हो जाएगा, तो C2H2 हो गया। कार्बन कितने यूज किए गए, इस पर 2 कार्बन उपयोग किए गए। जब 2 कार्बन होते हैं तो नाम क्या होता है, मेथ एथ नाम हो गया, और ये फार्मूला किसका है, एल्काइन का, यानी लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो एथ प्लस आइन बराबर एथाइन, इस प्रकार से इसका नाम हो गया। C बराबर 3 रखने पर यहाँ पर भी n होगा, ये गलती से लिख गए हैं, n बराबर 3 रखेंगे जब हम तो इधर हो जाएगा CnH2n दिया है -2, इस पर फार्मूला पे जब हम रख देंगे तो ये बन जाएगा C3H4, है ना, H4 हो गया, C3 हो गए, तो C कितने हो गए, कार्बन कितने हो गए, 3। जब 3 है कार्बन तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 होने पर कहते हैं प्रोप, मेथ एथ प्रोप, इसका नाम हो गया प्रोप। फिर हमने देखा किसके फार्मूले पर रखा गया, एल्काइन पे, तो बाद में जोड़ देंगे आइन, तो प्रोप प्लस आइन बराबर बन गया प्रोपाइन। अब हम देखते हैं IUPAC नामकरण, कैसे IUPAC नाम रखेंगे संरचनाओं का, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात समझ लेते हैं। अगर IUPAC नाम लिखते समय किसी संरचना में Br आ जाए तो उस पर हम ब्रोमो जोड़ते हैं, I आ जाए तो आइडो जोड़ते हैं, Cl आ जाए तो क्लोरो जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर OH आ जाए तो ऑल जोड़ते हैं, और CHO आ जाए तो L जोड़ते हैं, और CO आ जाए तो ऑन जोड़ते हैं, COOH आ जाए तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं। जब डबल बॉन्ड होगा तो आइन कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड होगा तो इन कहेंगे, और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो N कहेंगे, ओके। इसी प्रकार से हम नामकरण करते हैं। नामकरण करेंगे तुमको और आसानी समझ में आ जाएगा कि नामकरण करा कैसे जाता है। जैसा कि पहला दिया गया है, ये संरचना दी गई है, इसका हमको नाम बताना है। संरचना केवल इतनी दी जाती है, इसको हम अपने आप से भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये दे देते हैं तो इसको बनाना होता है हमको। ये लिखा है कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा। इस पर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। 1 कार्बन होता है तो क्या कहते हैं, मेथ, तो आपने कहा इसको लिख दीजिए मेथ। और जब हमने मेथ जोड़ दिया तो उसके बाद कार्बन के साइड में कितने कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है, कितना, 1 बॉन्ड है। तो जब 1 बॉन्ड होता है तो हम इस पर लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं, एन। तो इस पर ये क्या हो जाएगा, मेथ 1 कार्बन का, और 1 बॉन्ड है, केवल 1 सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो गया, तो मेथ प्लस एन बन गया मेथेन।
तो चलिए नेक्स्ट IUPAC नामकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो एन हो गया, तो ब्यूट प्लस एन। जब C के साथ HO जुड़ा हो यानी CHO हो, तो CHO होने पर हम इसको कहते हैं L, तो हो गया ब्यूटेनल। ओके, इसी के बाद हम अगला IUPAC नाम देखते हैं। इसमें कार्बन कितने, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप। और प्रोप के बाद ये सिंगल एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से एन हो गया, तो प्रोप एन। और उसके बाद ऑन कब हो जाता है, जब C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है लेकिन ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो हाइड्रोजन को हम चेक करते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस बॉन्ड से है, तो कार्बन साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन है 3, तो हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो एन हो गया, और जब CO है तो इसकी वजह से ये हो गया ऑन, जोड़ करके इसको लिख दिया प्रोपेनॉन। इस प्रकार से हमने IUPAC नाम सीखा। अगला उदाहरण हमारा दिया गया है, इस पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन होता है, 2 नहीं 3 है, 1 2 और ये 3 कार्बन है, तो हो गया प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ हैं दोनों कार्बन और हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन होने की वजह से नाम हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से तो एन हो गया, और जब COOH होता है तो हो जाता है ओइक, तो बन गया प्रोपेनोइक। इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं क्या होता है। इस पर कितने कार्बन है, 2 को क्या कहते हैं, एथ, तो एथ हो गया। ये कितने बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड के साथ, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हैं तो हो गया इन। एथीन होकर जोड़ करके बना दिए गए एथीन। इसमें ना COOH आया ना OH आया, इस प्रकार से केवल इसका नाम हो गया एथीन। अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन होने पर नाम क्या होता है, मेथ एथ, तो हो गया एथ। और ट्रिपल बॉन्ड होता है जब, तो जोड़ते हैं आइन, तो एथ प्लस आइन मिला करके बन गया एथाइन। इस प्रकार से हमने IUPAC का नामकरण समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।